दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मुझे पिछले बार यानी कि जुलाई महीने का पीडीएफ लॉन्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, लेकिन इस बार आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पर आज 2 तारीख को ही 2 सितंबर को ही पिछले महीने यानी कि अगस्त 2020 का पूरा मंथली पीडीएफ लॉन्च कर दिया गया है। आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको खरीदने का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये अगस्त महीने का लिंक है, पूरा पीडीएफ है, जिसमें कि आपकी सुविधा के लिए सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है। आपको सारे टॉपिक जो इसमें अरेंज वाइज मिलेंगे, एक टाइप के क्वेश्चन आपको एक जगह मिलेंगे, साथ ही साथ में हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको एक्सप्लेनेशन होगा, उससे जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके होगा, उससे जुड़ा हुआ रिलेटेड एक पिक्चर होगा, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ में आप देख सकते हैं, ये आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देख सकते हैं, जगह इसमें मैप भी लगा हुआ है और संबंधित व्यक्ति का फ़ोटो भी दे रखा है, एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रखा है। तो ये पूरा पीडीएफ जो है टॉपिक वाइज बनाया है। इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी है, इन केस एनी डाउट आप उससे बात भी कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ है, इसको आप ले लेंगे। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न बना है कि भारत के पूर्व प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का हाल ही में निधन हो गया है, सभी को पता है। वे भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13th, यानी कि वो 13वें नंबर के भारत के प्रेसिडेंट थे। तो हाल ही में भारत के प्रेसिडेंट, पूर्व प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रणब मुखर्जी, उनका हाल ही में निधन हो गया है और वो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। तो 13वें यानी कि 13th इसका राइट आंसर हो गया है। यहाँ पर लिखा भी है कि वो 13वें राष्ट्रपति थे। साथ ही साथ में इनसे जुड़े हुए और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि इनका जो देहांत हुआ है ये 84 वर्ष की आयु में हुआ है और ये 13वें प्रेसिडेंट रहे थे। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल है ये 2012 से 17 तक रहा है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न का सम्मान भी दिया गया था। कब दिया गया है? 2019 में इनको वो सम्मान प्रदान किया गया था। इसके अलावा इनको, प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस में सबसे पहले किसने शामिल किया था? तो इंदिरा गांधी ने 1969 में इनको कांग्रेस में शामिल किया था। इनको किस वर्ष में लीडर ऑफ लोकसभा अपॉइंट किया गया था? तो 1980 में इनको लीडर ऑफ लोकसभा अपॉइंट किया गया था। ये कुछ समय के लिए प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं। तो कब ये बनाए गए थे? 1991 में इनको प्लानिंग कमीशन का डिप्टी कमिश्नर भी बनाया गया था। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का मन की बात का एपिसोड आया था, जिस पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने डिसलाइक कर रखा है बेरोजगारी की वजह से। तो उसको लेकर एक क्वेश्चन बना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस वर्ष के किस महीने को पोषण माह, जिसको बोलते हैं कि न्यूट्रिशियन मंथ के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी गई है? तो आंसर हो जाएगा सितंबर 2020। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात एपिसोड आया था, उसमें मोदी जी ने अनाउंस किया था कि सितंबर का जो महीना है इसको न्यूट्रिशियन मंथ के रूप में मनाया जाएगा, पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ऐसी चीज़ें जो हमारे न्यूट्रिशियन की तरीके काम करती हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, इन सभी चीज़ों का हमें अपने खाने में जोर देना है। खास करके बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। जो पूरा जो सितंबर का महीना है इसको पोषण मंथ यानी कि न्यूट्रिशियन मंथ के रूप में मनाया है और इस चीज़ की घोषणा करी थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात एपिसोड के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं पोषण की चीज़ें। अब चूँकि दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पोषण से रिलेटेड चीज़ों को बात किया है, तो एग्ज़ाम में आपके इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन्स। तो विटामिन्स को लेकर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है। एक ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है और कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है। तो ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फैट सॉल्युबल है और कौन सा वाटर सॉल्युबल। तो देखो, विटामिन बी और सी
विटामिन बी और सी और इसके जितने भी घटक होते हैं बी और सी विटामिन के, ये सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ विटामिन है ए, डी, ई और के, ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप जूस पीते हो, मौसमी का जूस पीते हो खट्टा खट्टा, उसमें विटामिन सी होता है, और वो मौसमी का जूस जब आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हो तो वो अंदर पेट में जाकर पानी में सॉल्युबल हो जाता है। तभी आपने देखा होगा जब भी आप जूस पीते हो उसके कुछ समय बाद आपको जल्दी से ही टॉयलेट आती है, क्योंकि वो जो जूस जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और विटामिन सी हमारे बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें देखते हैं, साइंटिफिक नाम देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, बी1 का नाम है थायमीन, बी2 का नाम है राइबोफ्लेविन, बी3 का नाम है नियासिन, बी5 का नाम है पैंथोथेटिक एसिड, बी6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। इसके बाद में है बी7 का नाम है बायोटिन, बी9 का नाम है फॉलिक एसिड, बी12 का नाम है कोबलमिन, बी7 का विटामिन 7 का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, ई का नाम है टोकोफेरॉल, के का नाम है पाइथोनेडिनोन, ये इसका नाम है। सभी आप विटामिन के नाम और कौन सा किस में घुलनशील होता है इसको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि सितंबर 2020 में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसको MIAL के नाम से जानते हैं, उसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इसमें अडानी ग्रुप ने 74%, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 74% हिस्सेदारी जो है अडानी ग्रुप ने ले ली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो अडानी ग्रुप के फाउंडर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, लिखा है एक्वायर्स 74% स्टेक। ठीक है, अब ये आपको MICL ये एयरपोर्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिसका 74% स्टेक अडानी ग्रुप ने ले लिया है। अडानी ग्रुप के बारे में जानते हैं। इसके फाउंडर का नाम है गौतम अडानी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इसके चेयरमैन भी वही हैं जो इसके फाउंडर हैं, गौतम अडानी। इसके CEO हैं करण अडानी। ये आपको सारे पॉइंट्स रिमेंबर होने चाहिए। आगे चलते हैं। न्यूट्रिशियन मंथ वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवीक सरकार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन अवीक सरकार को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वे विजय कुमार चोपड़ा का स्थान लेंगे। विजय कुमार चोपड़ा को रिप्लेस करके अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। अवीक सरकार का फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार फ़ोटो लग रहा है। वाइट बाल हैं, ब्लैक गॉगल है, थोड़ा सा अलग पर्सनैलिटी है, लंबे समय तक याद रख पाओगे। सामने देखो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का बिल्डिंग दिख रहा है, लिखा है अवीक सरकार इज़ न्यू PTI चेयरमैन। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं। PTI के बारे में बात करी जाए तो इसका फुल फॉर्म प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा कायरा अडवाणी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में कायरा अडवाणी को मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं, लिखा है कायरा अडवाणी बिकम्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। ये इसका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं कायरा अडवाणी का, जिनको मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त करी गई हैं, यानी कि सबसे पहली वीमेन एम्बुलेंस ड्राइवर किस राज्य में बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में भारत के राज्य पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं, जिसको हाल ही में तमिलनाडु में बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन बनेगा एक बैठक के ऊपर जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज करी गई है। वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित करी गई 8वीं ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग, जिसको शॉर्टकट में EASEMM के नाम से जानते हैं, की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। इसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कि भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये वो मीटिंग है जिसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें पीयूष गोयल ने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। लिखा भी है पीयूष गोयल वर्चुअली अटेंडेड द 8th ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, यहाँ पर आपसे घुमा फिराकर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो 8वीं ईस्ट एशिया समिट है इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने करी है? तो वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो 8वीं समिट ऑर्गेनाइज करी गई है इसकी अध्यक्षता करी है वियतनाम देश के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा सत्येंद्र सिंह लोहिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में सत्येंद्र सिंह लोहिया ने तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर सत्येंद्र सिंह लोहिया का फोटो देख सकते हैं जो कि एक पैरा स्विमर हैं, उन्होंने ही इस अवार्ड को जीता है। तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया एक पैरा तैराक हैं और वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मात्र 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका में 42 किलोमीटर के कैटेलिना चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई दिव्यांग तैराक बन गए हैं, जिसकी वजह से उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। शतरंज का एक बहुत ही शानदार गेम ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा देश फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा भारत और रूस को संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित किया गया है। अब आपको बहुत ही शानदार चीज़ बताता हूँ। पहले इसका आंसर आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये रही भारत की टीम और इस तरफ आपको रसिया की टीम दिख रही है, जिसमें कि एक और कंपटीशन था फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड। इसमें रसिया इंडिया बिकेम को चैंपियंस ऑफ द फर्स्ट एवर इवेंट। वैसे तो ये इवेंट ऑफलाइन मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन कोविड की वजह से पहली बार इसको ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इसमें एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। पहले क्या था कि इसमें रसिया देश को विनर घोषित कर दिया गया था। तो बाद में क्या हुआ, भारत ने यहाँ पर एक कंप्लेन दर्ज कराई कि जब ऑनलाइन ये गेम चल रहा था तो उस समय भारत का जो सर्वर था वो थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा टाइम लैग कर रहा था इंडिया। तो जब इस चीज़ की कंप्लेन वहाँ पर करी गई तो इसको जब जांच पड़ताल में देखा गया कि वाकई सर्वर थोड़ा स्लो हो गया था, तो जिसके बाद में रसिया और भारत दोनों को संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित कर दिया गया है। तो याद रखना इसको, फाइड ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का विजेता बना है रशिया और भारत को संयुक्त रूप से इसका विजेता घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किस देश के स्टॉक एक्सचेंज को साइबर अटैक, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS के नाम से आप इसको देखेंगे, का हमला किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा हाल ही में न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देश है न्यूजीलैंड, वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर एक साइबर अटैक हुआ था, जिसके चलते वो बार बार डाउन हो जा रही थी, वेबसाइट उनकी क्रैश हो रही थी। इस वायरस को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस के नाम से अभी देखा गया है और लगातार 3 से 4 दिन में बार बार उस पर ये हमला किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड का जो स्टॉक मार्केट है जो उस पर अभी हाल ही में ये अटैक हुआ है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंडा आर्डेन। दोस्तों, चूंकि हम लोगों ने एक समिट वाला क्वेश्चन किया था, इस वजह से हम लोग
जुलाई महीने में कुछ समिट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, उनके क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 36वीं आसियान समिट आयोजित करी गई थी? आंसर हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत किस शीर्षक से 39वां वेबिनार आयोजित किया है? तो ये शीर्षक था अनलॉकिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म सेफली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग कोविड-19। हरेला उत्सव का नाम आपने सुना होगा। हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो गया था। इसके बाद में वायुसेना कमांडरों का जो एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसको एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस AFCC के नाम से जानते हैं, कहाँ पर आयोजित किया गया था? दिल्ली में इसको आयोजित किया गया था। AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 5वीं वार्षिक बैठक थी, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? निर्मला सीतारमण इसका राइट आंसर उस समय हो गया था। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, ये मत सोचें कि कोई और करेगा, आप खुद करेंगे तभी होगा। और इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन T20 मैचों में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सभी के आंसर्स का मुझे वेट है। जितने आंसर आप टाइप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।